दोस्तों नमस्कार। नॉलेज विद सुरेश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय मानसून के इस दूसरे एपिसोड में आज हम भारतीय मानसून की प्रगति के बारे में जानेंगे। भारतीय मानसून भारतीय भूभाग पर किस प्रकार आगे बढ़ता है, किस प्रकार ये सफ़र जारी करता है, इसका हम विश्लेषण करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है और उसमें कौन कौन से कारक होते हैं, आपने पहले वीडियो में देखा। आज के वीडियो में हम भारतीय मानसून की अरब सागर वाली शाखा के आगे बढ़ने का जो सफ़र है उसके बारे में हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, भारतीय मानसून के इस सफ़र में मानसून हिंद महासागर से उत्पन्न होती है। दोस्तों, मानसूनी हवाएं कुछ नहीं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं होती हैं। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं हिंद महासागर से चलती हैं, इस तरह से पूरे ग्लोब पर चलती हैं। लेकिन ये हवाएं चूँकि ये हिंद महासागर से आती हैं और ये हिंद महासागर से नमी और बादल लेकर चलती हैं। जैसे ये भूमध्य रेखा को पार करती हैं, ये पार करने के बाद ये फेरल के नियमानुसार ये दाहिने मुड़ जाती हैं और इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। और जैसे ही ये भारतीय भूभाग के नज़दीक पहुंचती हैं तो इनका जो है दो भागों में विभाजन हो जाता है। चूंकि भारत के पश्चिमी भाग में अरब सागर है और पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है, तो चूंकि ये समुद्री इलाका है तो ये हवाएं इसमें सफ़र जारी रखती हैं। और जो अरब सागर में जो चलने वाली मानसूनी हवाएं होती हैं, इनको अरेबियन ब्रांच यानी कि अरब सागर वाली शाखा कहते हैं। और बंगाल की खाड़ी में जो हवाएं चलती हैं, इनको बंगाल की खाड़ी वाली शाखा कहते हैं। तो इन दोनों शाखाओं से भारत में बारिश होती है। और ये हवाएं जो है अरब सागर में जो है ये अलग सिस्टम से चला करती हैं और बंगाल की खाड़ी में अलग चला करती हैं। इन्हीं का हम विश्लेषण करेंगे और इस वीडियो में हम अरब सागर वाली शाखा का बात करेंगे। तो दोस्तों, मानसूनी हवाओं को कौन कौन से ऐसे घटक होते हैं जो कि आगे बढ़ने या खींचने में मदद करते हैं, चलिए इसको हम सबसे पहले आपको बताते हैं, फिर हम जो है मानसूनी हवाओं का आगे बढ़ने का सफ़र को बताएंगे। दोस्तों, जब मई का महीना होता है तो मई के महीने में सूर्य की स्थिति जो होती है वो 10 से 15 डिग्री के आसपास होती है, जो कि दक्षिण भारत के ऊपर लंबवत होती है। 10 से 15 डिग्री हमारा दक्षिण भारत का एरिया आता है। इन भागों में सूर्य की स्थिति लंबवत होती है और लंबवत होने की वजह से पूरा जो भारतीय भूभाग है इस पर सूर्य का असर होता है और पूरा गर्मी जो है जोरों पर होता है। उत्तर भारत का जो इलाका है और उत्तर पश्चिम का जो इलाका है, ये इलाका बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, क्योंकि दक्षिण भारत में देखिए जो दक्षिण भारत का जो इलाका है, इनके दोनों ओर समुद्र होने की वजह से यहाँ पास जो है सामुद्रिक प्रभाव होने की वजह से यहाँ पास बारिश होते रहता है। लेकिन जो मध्य भारत और उत्तर पश्चिम उत्तर भारत का जो इलाका है, इन भागों में उत्तर पश्चिम से गर्म हवा आती है और जिसकी वजह से पूरा ये जो भाग होता है पूरा ये गर्म रहता है। और यहाँ पर देखिए थार का मरुस्थल है, ये भी पूरा गर्म हो जाता है। और दोस्तों, और जो एक फैक्टर है जेट स्ट्रीम। सबसे पहले हम आपको जेट स्ट्रीम बताते हैं, क्योंकि जेट स्ट्रीम जब तक नहीं हटेगी उत्तर भारत से तब तक अन्य जो फैक्टर हैं वो काम नहीं करती। जेट स्ट्रीम शीतकाल में चला करती हैं। अगर जेट स्ट्रीम क्या होता है, अगर इसके बारे में आप विस्तृत जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जो है जेट स्ट्रीम के बारे में वीडियो डाला गया है, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली एक तेज हवा है जो पश्चिम से पूर्व की चला करती है और सर्पिलाकार मार्ग में गति करती है। और शीतकाल में ये मध्य भारत तक इसका विस्तार हो जाता है। सूर्य की स्थिति के अनुसार जेट स्ट्रीम का जो है खिसकना होता है। सूर्य की स्थिति जब दक्षिण की ओर होती है तो जेट स्ट्रीम भी दक्षिण की ओर खिसक सकती है, और उत्तर की ओर सूर्य का होता है तो ये उत्तर की ओर खिसक सकती है। चूंकि मई के महीने में जो सूर्य स्थिति होती है, मार्च के बाद सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में लगातार बढ़ते रहती है, तो उसकी वजह से जेट स्ट्रीम का जो खिसकना होता है ये भी उत्तर की ओर खिसकना शुरू करती है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि मई के महीने तक भी जेट स्ट्रीम उत्तरी भारत के छोर में चला करती है। उसका कारण क्या है कि जेट स्ट्रीम जब बहुत तेजी से इस तरह से सर्पिलाकार मार्ग में गति करती है तो इसका जो दक्षिणी सिरा है ये भारत के ऊपर आ जाता है, मैंने भारत के ऊपर रहता है, उत्तरी भारत के ऊपर में। तो इसकी वजह से क्या होती है कि जो उत्तरी भारत से जो कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठती है उनको ये उठने नहीं देता। जब तक कन्वेक्शनल करंट पूरा ऊपर नहीं उठेंगी तब तक जो है भारत
का जो निचला इलाका है, यानी कि जो पृथ्वी का निचला भाग है भूभाग पर, वहाँ पर लो प्रेशर एरिया नहीं बनता। तो ये जेट स्ट्रीम जब मई के अंत में कभी कभी ये होता है कि ये जो है हिमालय के उस पार चला जाता है। जैसे ही हिमालय के उस पार चला जाता है जेट स्ट्रीम, तब जो है उत्तरी भारत में या यूँ कहें सेंट्रल इंडिया में यहाँ पर से लो प्रेशर एरिया बनता है, क्योंकि हवाएं कन्वेंशनल करंट को ऊपर रोकने वाला कोई नहीं है, यहाँ से कन्वेंशनल करंट ऊपर उठना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से यहाँ जो देख रहे हैं जो थार का मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल से कन्वेंशनल करंट ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने के बाद ये हवाएं जाती हैं और मेडागास्कर और सोमालिया के पास यहाँ पास देखिए यहाँ पास बैठती हैं। यहाँ बैठने की वजह से यहाँ पास हाई प्रेशर बिल्ड होता है और हाई प्रेशर बिल्ड होने की वजह से यहाँ से हवाएं मानसूनी हवाओं को ये पुश करती हैं और पुश करने से मानसूनी हवाएं प्रबल होती हैं। तो ये फैक्टर्स काम करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मुख्य जो भूभाग है भारत का, मुख्य भूभाग में मानसून सबसे पहले 1 जून को केरल में पहुंचता है। अगर हम पूरे भारतीय प्रायद्वीप की बात करें, जिसमें हमारे कुछ आइलैंड्स भी हैं, जैसे आपका अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले अंडमान निकोबार पर मानसून 15 मई से 20-21 मई के आसपास पहुंचता है। उसका डेट 15 से 21 मई के आसपास है, सामान्य डेट। तो ये आसपास अंडमान निकोबार में मानसून पहुंच जाता है। लेकिन चूंकि ये एक आइलैंड है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा हम जो है मानसूनी नज़रिए से हम महत्व नहीं देते। लेकिन जो मुख्य भूभाग हमारा है उस पर हम ज़्यादा इसका महत्व देते हैं। तो मुख्य भूभाग में सबसे पहले केरल पर पहुंचता है मानसून, क्योंकि केरल सबसे दक्षिणी छोर पर है और ये अरब सागर के मुहाने पर है, इसीलिए मानसूनी हवाएं यहाँ सबसे पहले पहुँचती हैं केरल में और ये 1 जून के आसपास पहुँचती हैं। कभी कभी ये जल्दी पहुँचती है मानसूनी हवाएं, कभी कभी विलंब से पहुँचती हैं। तो मानसूनी हवाएं जैसे ही केरल तट पर पहुँचती हैं, ये हवाएं चूँकि हिंद महासागर से आती हैं तो बहुत भारी नमी और बादल लेकर आती हैं और ये केरल में भारी वर्षा करती हैं। दोस्तों, भारत का जो पश्चिमी तट है, जो कि मुंबई से लेकर नीचे केरल तक है, तमिलनाडु तक है, ये जो पश्चिमी तट है इसको कहते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सह्याद्री पर्वत स्थित है। आप देखेंगे गौर से तो पूरा जो पश्चिमी तट है आपका महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा से लेकर नीचे केरल और तमिलनाडु की सीमा तक, यहाँ तक ये पूरा पर्वतमाला है, सह्याद्री पर्वतमाला। और सह्याद्री पर्वतमाला की औसत ऊंचाई करीब, औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 1500 मीटर के आसपास है। लेकिन अगर इसकी अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो ये 2700 मीटर ऊंची है, जो कि दक्षिण के भागों में यानी कि केरल में सबसे ज़्यादा ऊंची है। दक्षिण के भाग में सह्याद्री पर्वत ज़्यादा ऊंची होने की वजह से यहाँ पर ये मानसूनी हवाओं को रोक लेता है। दोस्तों, मानसूनी हवाएं चूंकि ये एक धरातलीय पवन है, जो कि धरातल की सतह से 3 या 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक मानसूनी हवाएं चलती हैं और ये मानसूनी हवाएं जैसे ही केरल तट पर पहुंचती हैं, इनका सामना सह्याद्री पर्वत से होता है और ये हवाएं ऊपर उठती हैं और पूरे बारिश यहीं पस कर देती हैं, लगभग 70 से 80%। और कहीं कहीं पर्वतमाला की ऊंचाई कम है तो वहाँ से मानसूनी हवाएं पार हो जाती हैं और पार हो जाने की वजह से थोड़ा बहुत ये सेंट्रल जो इलाका है आपका दक्षिण भारत का, इन भागों में बारिश करती है। तो आइए थोड़ा विस्तृत देखते हैं कि यहाँ पास का जो स्थलाकृति है वो किस तरह का है और किस तरह से जो है मानसून को कहीं कहीं गैप मिल जाता है, यानी कि मानसून को सह्याद्री पर्वत के उस पार जाने का मौका मिलता है। इस पर हम थोड़ा सा देखते हैं। दोस्तों, केरल में एक पलक्कड़ नाम का जगह है। देखिए यहाँ पर अगर हम जूम करेंगे तो यहाँ पलक्कड़ नाम का जगह है। ये जो आप देख रहे हैं एक समतल भाग है, इसको जो है पाल घाट कहा जाता है। घाट इसी को कहा जाता है क्योंकि पर्वतों के बीच में खाली जगह होता है, जहाँ पर जो है पर्वतों की ऊंचाई उतनी ज़्यादा नहीं होती और यहीं पर सारे रेल मार्ग और सड़क मार्ग लगे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्वत नहीं होने की वजह से यहाँ पर निर्माण कार्य आसान होता है। और ये कोची को चेन्नई और बेंगलोर और बड़े बड़े शहर जो इधर हैं आपका तमिलनाडु के, उससे जोड़ा जाता है। तो मानसूनी हवाएं इन घाटों में पार हो जाती हैं और पार होने के फलस्वरूप ये होता है कि अगर यहाँ से मानसूनी हवाएं पार कर जाती हैं, है ना, इन पाल घाट के द्वारा, तो कोयम्बटूर और इधर का जो इलाका है मदुरई, इन इलाकों में बारिश करती है और बारिश करती हैं और आगे बढ़ती हैं। मानसून जो है अरब सागर में
जो है लगातार अपना बढ़त बनाए रखती है, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई रुकावट नहीं है मानसूनी हवाओं को आगे बढ़ने में। और मानसूनी हवाएं का पैटर्न यहाँ पर कैसा होता है, इसकी दिशा कैसे होती है, थोड़ा सा हम इसका बात करते हैं। देखिए, मानसूनी हवाएं इस तरह से आगे चलती हैं। देखिए, यहाँ से ये मुड़ जाती हैं और इस तरह से ये इसका जो डायरेक्शन होता है एक्चुअल में इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से ये हवाएं चला करती हैं, माने इस तरह से ये मुड़ती हैं इस तरह से। तो इसका दिशा जो है पश्चिम या कभी कभी दक्षिण पश्चिम होता है, पश्चिम या कभी कभी दक्षिण पश्चिम होता है इस तरह से। और ये हवाएं धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और 5 जून के आसपास मानसून जो है कुछ कर्नाटक के हिस्सों, बेंगलुरु वगैरह को ये इस तरह से पार कर जाती हैं। और 10 से 12 जून के आसपास मुंबई के पास मानसूनी हवाएं पहुंच जाती हैं। और यहाँ पास जो थाल घाट है, मुंबई जो पूना को जोड़ता है, थाल घाट के सहारे मानसूनी हवाएं पार कर जाती हैं। और चूंकि जो सह्याद्री पर्वत का जो उत्तरी भाग है, पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग है, यहाँ पास कम पर्वत है, ऊंचाई कम है, जिसकी वजह से यहाँ पास मानसूनी हवाएं थोड़ी बहुत पार हो जाती हैं, जिसकी वजह से मध्य महाराष्ट्र तक दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण बारिश होता है, अरब सागर वाली शाखा से बारिश होता है। और जब मानसूनी हवाएं सूरत के आसपास पहुंच जाती हैं, इधर देखिए जो गुजरात वाली सीमा के पास, तो यहाँ पर से पर्वत खत्म हो जाते हैं। पर्वत खत्म हो जाने की वजह से यहाँ से मानसूनी हवाएं जो है प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि मानसूनी हवाओं के यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मानसूनी हवाएं थोड़ा सा कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि अधिकतर ये दक्षिण के भागों में बारिश कर देती हैं, केरला के आसपास, तो थोड़ी बहुत ये कमज़ोर हो जाती हैं। फिर भी ये जो है यहाँ पर से सूरत को वगैरह को पार करने के बाद ये पूर्वी जो गुजरात है, इन भागों में अच्छी बारिश करती है। उसके अलावा जो उत्तरी जो महाराष्ट्र है, जो अमरावती का इलाका है, और उसके अलावा जो है अगर हम इधर बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश है ना, वेस्ट जो इंदौर का जो इलाका, मालवा का क्षेत्र है, इन भागों में बारिश होता है। और इधर जो है उदयपुर, अजमेर, जो पूर्वी राजस्थान है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, इन भागों में बारिश होती है यहाँ से मानसूनी हवाओं के प्रवेश हो जाने की वजह से। तब तक पूर्वी सिरा भी काफ़ी आगे बढ़ चुका होता है, जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, और आगे चल के ये दोनों शाखाएं मिलती हैं और ये भी शाखा काफ़ी उतना तक जो है प्रोग्रेस कर चुका होता है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक मानसून पहुंच चुका होता है। तो फिर आगे चल के फिर ये मध्य भारत को दोनों ओर से कवर होता है, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से भी और अरब वाली सागर शाखा से ही। और ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा किस तरह से आगे बढ़ती है, हम इसके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे, लेकिन अभी हम अरब सागर वाली शाखा से बात कर रहे हैं। तो अरब वाली सागर वाली शाखा का अधिकतम असर अगर हम बात करें तो ये पश्चिम मध्य प्रदेश, ज़्यादा से ज़्यादा जो पूर्वी राजस्थान, और एकदम बात करें ज़्यादा से ज़्यादा की बात करें तो नई दिल्ली तक ये प्रभावित होता है। इसका जो है अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, सेंट्रल और वेस्ट इंडिया की बात करें, और इधर का अगर हम असर की बात करें, हम जो दक्षिण भारत की बात, तो इसका असर केवल पश्चिमी घाट पर 70 से 80% होता है। बाकी 20 से 30% ये कहीं कहीं जो घाट हैं, माने जिनकी पहाड़ ऊंचाई नहीं है, तो ये पार कर जाती हैं, और बेंगलुरु वगैरह और इधर कोयम्बटूर वगैरह और थोड़ा बहुत जो है मध्य महाराष्ट्र में बारिश करती हैं। तो इस तरह से अरब सागर वाली शाखा आगे बढ़ती है। और दोस्तों हम ये भी बता दें कि मानसून हमेशा एक सा नहीं बढ़ता आगे, इसकी जो गति है बीच बीच में धीमी पड़ जाती है, क्योंकि मानसूनी हवाएं हिंद महासागर से आती हैं, और इन हवाओं को अगर कोई जो है सिस्टम ऐसा काम करे कि ये कमज़ोर कर देता है, हम इसके बारे में हम आपको बताएंगे मानसून की विशेषताएं कि ऐसे क्या क्या कारण हैं जो कि मानसूनी हवाएं कमज़ोर होती हैं, तो उन सब में हम डिटेल में बताएंगे। तो उन सब कारणों की वजह से कभी कभी मानसूनी हवाएं कमज़ोर हो जाती हैं, और कमज़ोर हो जाने की वजह से मानसून रुक जाता है, या फिर यूँ कहें कि मानसून कमज़ोर हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद जो है मानसूनी हवाएं फिर से प्रबल होती हैं, ताकत मिलती हैं, तब ये आगे बढ़ने का क्रम जारी रखता है। तो मानसूनी हवाएं लगातार आगे नहीं बढ़ती, बीच बीच में ये ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद पुनः जो है फिर से जो है ये ताकतवर होता है, फिर आगे बढ़ता है। तो इस तरह से करंट के रूप में मानसून बीच बीच में जो है ये बढ़ते रहता है और आगे बढ़ता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग के लिए हम लेकर आएंगे बंगाल की खाड़ी वाली शाखा किस प्रकार से आगे बढ़ती है। तब तक के लिए बाय बाय।